नहीं पूछना, स्टार्ट करें। क्या हुआ, किसी का आवाज नहीं आ रहा है? क्लास स्टार्ट किया जाए? ओके स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो कल हम लोग जहाँ पे खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल पढ़े थे टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो दो टाइप के होते हैं। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कल हम बताए थे कि आयंस का एक्सचेंज होता है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, यानी कि एक इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बनेगा जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान। तो चूंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अगर कहीं किसी बुक में या कहीं पे कोई एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो ये नहीं समझना है कि कुछ अलग टाइप का रिएक्शन है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, सिर्फ प्रेसिपिटेट बन रहा है इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। दूसरा, आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक एसिड है HCl, और बन रहा है सॉल्ट और वाटर। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं? यस सर। कैसे प्रूफ करेंगे कि होते हैं? ये तो स्क्रीन पे लिखा है इसलिए आप बोल रहे हो। नहीं सर, उसमें डिस्प्लेस हो जाता है। हाँ, कैसे? इसमें भी आयंस का एक्सचेंज होता है। तो हम लोग अभी वो किसी का फोन आ रहा है, एक सेकंड, किसी का फोन आ रहा है। हेलो, बाकी बच्चों को अलर्ट करना जरूरी है ना। तो पढ़ो, कौन सा इसमें किए हुआ, तुम्हारा पहला गलती था इसलिए माफ कर दिए, आगे से नहीं करोगे। नहीं, जरूरी है, बाकी बच्चों को उससे एग्जाम्पल मिलना चाहिए। क्या हंसेगा ये? जब अपनी गलती जो मान लेता है थोड़ी देर के लिए हंसेगा, लेकिन आगे उससे गलती वो जिंदगी में कभी नहीं होगा। चलो ज्वाइन करो, पढ़ो। हाँ जी, तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं NaOH वाला ही। तो NaOH का एक्वस सोल्यूशन लिए हैं, तो जब भी एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो NaOH किस चीज में टूटेगा? कौन कौन से आयन में टूटेगा जी, कोई बताएगा? सोडियम और हाइड्रोजन। हाँ, नहीं, सोडियम हाइड्रोजन नहीं, Na प्लस हाइड्रोक्साइड, Na प्लस हो गया और साथ में OH माइनस, ये इसमें टूट गया। अब आते हैं HCl का। HCl जो है ये आपका टूट जाएगा H प्लस, इसके साथ Cl माइनस। कहाँ गया, लिखा नहीं था, Cl माइनस। अब देखो क्या होगा। सर यहाँ पे H2 क्यों नहीं लिखे सर? H2 मोलिक्यूल है ना, हम लोग आयंस के स्टेज पे बात कर रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव जो है Na पॉजिटिव, ये चला गया इसके निगेटिव के साथ, ठीक है। तो क्या बन गया? NaCl बन गया ना। इसका जो पॉजिटिव है ये वाला H प्लस, ये जुड़ गया इसके साथ OH माइनस के साथ, H प्लस और OH माइनस मिलकर बन गया H2। तो यहाँ भी आयंस का एक्सचेंज हो रहा है ना, इसका पॉजिटिव उसके पास चला गया, उसका पॉजिटिव इसके पास चला आया। तो दैट इज आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके दो टाइप के हो गए, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर? यस सर। कोई Yes, sir. क्वेश्चन किसी का? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे सर। दोनों से मतलब डिस्प्लेस करने वाला सर, वो रिएक्टिव मतलब हाईली रिएक्टिव होना चाहिए ना, दोनों डिस्प्लेस करेगा उसको। हाँ, हाईली रिएक्टिव होगा तभी आयंस में वो टूटेगा ना। हाईली रिएक्टिव नहीं, रिएक्टिव होना चाहिए। दोनों हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। ये जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा उसका, यानी उतना फास्ट आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन तो दोनों का होगा, किसी का अगर कम रिएक्टिव है तो थोड़ा धीरे धीरे होगा, किसी का अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो जल्दी जल्दी होगा, ठीक है।
सर कैसे पता चलेगा कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा? कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा? अरे यहाँ पे आयंस एक्सचेंज करना है, तो दो आयनिक कंपाउंड्स लेंगे। आयनिक कंपाउंड जानते हो ना, जो कल बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से यानी लेन देन से जब कंपाउंड बनता है तो ऐसे कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो जब दो आयनिक कंपाउंड्स होंगे तो उनके आयंस का एक्सचेंज होगा। एक का पॉजिटिव वाला उठा के दूसरे में डालना है, दूसरे का पॉजिटिव वाला उठा के पहले में डालना है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? चलो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो एक्चुअली ये दो रिएक्शन है जो दोनों एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग है, रिडक्शन रिएक्शन अलग है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन को एक साथ बोलते हैं। क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, जब भी होते हैं एक साथ होते हैं, इसलिए कंबाइंड फॉर्म में इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपके बुक में दो इसमें दिया हुआ है, और ये 10L में कोई अभी है? सर वही अभिषेक होगा। सर अभिषेक है सर। वाला। चलो, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका कई क्राइटेरिया है कि उस क्राइटेरिया के आधार पे हम लोग बोलेंगे कि वो आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। तो पहला क्राइटेरिया है ऑक्सीजन के गेन या लॉस के आधार पे। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन का गेन होता है, यानी ऑक्सीजन आके उसमें जुड़ता है, तो बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तब बोलेंगे कि उसका रिडक्शन हो रहा है। तो अब ये समझो यहाँ पे कि अगर किसी को ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो कोई ना कोई उसको ऑक्सीजन दे रहा होगा तभी ना गेन हो रहा है। तो जिसको गेन हुआ उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जो उसको ऑक्सीजन दे रहा है उसका रिडक्शन हो गया। पहला क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है हाइड्रोजन के आधार पे। तो अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का उल्टा हाइड्रोजन हो गया, कि अगर ऑक्सीजन का गेन है तो हाइड्रोजन का लॉस। हाइड्रोजन का अगर लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का अगर गेन हो रहा है तो रिडक्शन। तीसरा चीज है ये आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे आपको, थोड़ा सा एडवांस जाओगे तो, कि उसमें ना ऑक्सीजन का गेन हुआ ना हाइड्रोजन का गेन हुआ। जैसे Na+Cl, तो उस केस में क्या होगा? ना ऑक्सीजन का गेन हो रहा है ना हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है यानी कि उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है किसी को तो उसका हो रहा है रिडक्शन। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखो। अच्छा, ये एक बात पहले एकदम गांठ बांध लो कि जब भी हम लोग चेक करेंगे कि किसको गेन हो रहा है या किसको लॉस हो रहा है, तो वो हमेशा रिएक्टेंट साइड से चेक करेंगे, प्रोडक्ट साइड में चेक नहीं करेंगे। रिएक्टेंट साइड में अगर गेन, जो भी आंसर लिखेंगे हम लोग वो रिएक्टेंट साइड से ही लिखेंगे। जैसे अब ये एग्जांपल देखते हैं हम लोग, CuO+H2, ऑक्सीजन का गेन किसको हो रहा है? सर H2 को। तो आंसर हमेशा इस साइड से लिखेंगे, इस साइड से नहीं। तो इसको ऑक्सीजन का गेन हुआ यानी कि इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और इसको ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। अब हाइड्रोजन के बेसिस पे आते हैं, H2S+Cl2, तो हाइड्रोजन का लॉस किसको हुआ? H2S को, यानी कि इसका H2 को नहीं, H2S को। तो H2S को हाइड्रोजन का लॉस यानी कि इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसका हुआ? तो क्लोरीन को हाइड्रोजन का गेन हुआ, तो इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पे, Mg+O2। मैग्नीशियम को जब एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम क्या है? मेटल और नॉन मेटल? मेटल। मेटल है सर। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है? गेन करता है। मेटल मेटल लूज करता है। कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोग को। मेटल हमेशा लूज करता है और नॉन मेटल हमेशा गेन करता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस किसको होगा? मैग्नीशियम को, है ना? तो मैग्नीशियम क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन का गेन किसको हुआ? ऑक्सीजन को, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन।
एक ही एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ या फिर से बताएं? यस सर, वो सर यस सर सर, ये वाला Yes. एग्जांपल Yes, sir. सर ये वाला फिर से बताइए। कौन सा? इलेक्ट्रॉन वाला? इलेक्ट्रॉन वाला ना? Mg2 हाँ, सर दूसरा Mg एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम तुमको इलेक्ट्रॉन वाला देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक रिएक्शन लिख रहे हैं, विवेक कुमार हो कोई है 10F में? यस सर। एडमिशन नंबर नहीं डाला है, चलो आज ज्वाइन करा देते हैं। तो 2Na एक रिएक्शन 2Na प्लस Cl2 क्या बनेगा जी? MgCl NaCl। NaCl. NaCl बन गया। अब आप NaCl. बताओ कि इस रिएक्शन में कल हम ये एग्जांपल लिए थे, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना? तो यहाँ पे Yes, लिख sir. भी देते हैं, Yes, Yes, sir. sir. सोडियम लूजेज इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पूछेगा कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, आई हो गया, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन का फॉर्मूला क्या है? Cl2 है, Cl2 है, तो Cl2 इज रिड्यूस्ड। ऐसे ही आंसर लिखना है आपको। ऐसे 2Na है तो 2Na नहीं लिखेंगे, Na इज ऑक्सीडाइज यानी उसका जो फॉर्मूला है सिर्फ वो लिखेंगे, उसमें कितना मोलेकुल है वो लिखने की जरूरत नहीं है। और Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस का फॉर्मूला Cl2 है तो Cl2 इज रिड्यूस्ड। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जितना रिएक्शन होता है सब रिडॉक्स होता है। लगभग आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन छोड़ के जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं रिडॉक्स रिएक्शन है ही। जैसे Mg+O2, अब आपको एग्जाम में आ गया ये इस रिएक्शन का टाइप बताइए, 2Mg+O2, तो क्या टाइप बताएंगे? या तो कॉम्बिनेशन बोलेंगे या तो रिडॉक्स बोलेंगे। यस, दोनों हो गया, कॉम्बिनेशन भी हो गया, रिडॉक्स भी हो गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी के जितने भी रिएक्शन के टाइप पढ़े हैं हम लोग, वो चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे डिकम्पोजिशन हो, वो सारे रिडॉक्स रिएक्शन में आ जाते हैं। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन है। हाँ बिल्कुल, देखो ना ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है ना। आपको सेकंड वाला जो एग्जांपल है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, इवन पहला वाला भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना? तो डिस्प्लेसमेंट भी है, रिडॉक्स भी है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट वाला एक एग्जांपल दे दीजिए। तो वो रिडॉक्स होता ही नहीं, उसका क्या एग्जांपल दें? डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है उसमें जैसे आप मान लो कि NaCl और BaSO4 का रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो इसमें हम डबल डिस्प्लेसमेंट पे चले जाते हैं उस पेज पे पहले, तब तुम लोगों को क्लियर होगा। जैसे ये रिएक्शन देखो, तो ये टूटेगा Na2+ में, यानी कि सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया, अब फिर 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया तब ना NaCl बना। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये दिया और फिर ये जो दिया तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इसका वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो ना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ ना लॉस हुआ, तो कहाँ से होगा डबल और रिडॉक्स रिएक्शन? चलो अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट मालूम है ना, जैसे ट्रैवल एजेंट, जो टिकट का बुकिंग करवाए उसको ट्रैवल एजेंट बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो ऑक्सीडेशन करवाए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवाए उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इस एग्जांपल में देखो, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? यस सर। इसको सर एक करवा बार कौन रिपीट रहा कर है? दीजिए। हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड। कॉपर से करा रहा है। हाँ नहीं, कॉपर नहीं, कॉपर ऑक्साइड करा रहा है। इस चूंकि सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ फिर से हम समझा रहे हैं, सुनो लोग। जैसे हाइड्रोजन को यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है इस रिएक्शन में, तो यानी कि इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है,
इसको ऑक्सीजन दे कौन रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीजन करवा कौन रहा है, तो ये CuO करवा रहा है। सर कॉपर ऑक्साइड। हाँ, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो उससे ऑक्सीजन कौन ले रहा है? H2 ले रहा है। हाइड्रोजन। H2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। हाइड्रोजन। इन शॉर्ट समझ लो, आसानी से ट्रिक बता रहे हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिंपल सा फंडा है। बाकी डिफिनेशन जो लिखा है वो सब पढ़ने लिखने के लिए है, समझने के लिए, एग्जाम में आंसर लिखने के लिए बस इसको एकदम ट्रिक मानो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट ऑलवेज, और जिसका रिडक्शन हो रहा है यानी वो रिड्यूस हो रहा है, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतना ही, इसमें पूरे स्लाइड में इतना ही समझो कि है। क्लियर? सर समझ नहीं आया ये वाला। नहीं समझ में आया? अच्छा चलो, ये एग्जांपल में तुम ही बताओगे। 2Mg + O2 2MgO, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सर Mg का। Mg का। तो Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले सुनो, बीच में मत बोलो। Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा एजेंट बोलेंगे? सर रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि वो रिडक्शन करवा रहा है। एक ही साइड से दोनों लेना है ना, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिडक्शन करवा रहा है। सर कैसे पता करें कि वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है? ये तो पढ़े नहीं कि जिसका ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसको उल्टा कर दें, ऑक्सीजन का लॉस हो। हाँ बोलो। सर इसमें तो ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा ना? ऑक्सीजन, हाँ, तो Mg का ऑक्सीडेशन हुआ ना। यस सर। और ऑक्सीजन दिया कौन उसको? सर O2 दिया, यानी O2 का रिडक्शन हुआ। यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। तो अगर Mg का ऑक्सीडेशन हुआ तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और O2 का रिडक्शन हुआ तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक सेकंड, किसी का फोन आ रहा है। सर एजेंट में ही कितना, और उधर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में नहीं बोलेंगे? सर का फोन आया है। हेलो हेलो, यस सर। क्या नाम से इंटर कर रहे हो? रुद्र प्रताप। तो मेरे पे कुछ नहीं, किसी का नहीं आया ऐसा। हमारे पास एक रिक्वेस्ट अभी तक आ रहा है 1565F0582, तो इस नाम से थोड़े इंटर करने देंगे। हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तुम रिकॉर्डिंग भी तो हम भेजेंगे लिंक ग्रुप में, तो देख लोगे कि उसमें कोई रुद्र प्रताप का वेटिंग रूम में नहीं दिखा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, देख के बताते हैं तुमको। इसमें कहाँ आ रहा है कि तुम किस नाम से ज्वाइन कर रहे हो? वेट लिखेगा ही, अगर तुम अपने नाम से नहीं ज्वाइन करोगे, अपना नेम, क्लास, सेक्शन, एडमिशन नंबर नहीं डालोगे, तो हम यहाँ से एडमिट करेंगे ही नहीं। नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है। आप फर्स्ट पेज का जो ज्वाइन वाला फर्स्ट पेज होता है ना, जहाँ पे नाम डाला गया है, उसका स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। यस नो सर। हाँ, एक चीज यहाँ देखो, रेड भी लिखा हुआ है सर। तो ऑक्सीडेशन एक एक करके पूछो लोग, एक साथ दो आदमी पूछेगा तो सुनाई नहीं देगा कुछ भी। हाँ बोलो। सर हाँ सर एक बार
गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट बताइए ना। ये सिंपल था, यहाँ पे 2mg प्लस O2, तो कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बताओ। अपूर्वा तुम ही बताओ। सर mg करेगा सर। mg करेगा, तो mg का क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। mg का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन सर। और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? सर O2। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन करेगा, यानी कि उसका क्या हुआ, रिडक्शन। क्लियर तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। हाँ, ये देखो रेड से लिख दिया, इसीलिए सर ये एक सेकंड एजेंट पहले में सर ये हाँ प्रशांत बोलो। सर ये एजेंट में उल्टा हो जाएगा ना? एजेंट में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि नेवर सेलेक्ट देम फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, आपको रिएक्शन कुछ दिया रहेगा और उसमें लिखा रहेगा कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस या नेम द सब्सटेंस विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड या विच इज बीइंग रिड्यूस्ड, तो कभी भी आपको प्रोडक्ट साइड से नहीं लिखना है आंसर। प्रोडक्ट साइड से लिखेंगे आपका आंसर पूरा कट जाएगा, 0 मार्क्स होगा, ठीक है। इसलिए उसको कभी भी प्रोडक्ट साइड से नहीं लिखना है। सर तो एक बार और बताइए आंसर लिखने वाला थोड़ा। रिएक्टेंट साइड से ही आंसर चूज करना है। जैसे आप यहाँ पे ये इक्वेशन दिख रहे हो कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो लिखना है कि H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है, तो CuO लिखना है। तो ये दोनों रिएक्टेंट साइड में है। प्रोडक्ट साइड से लिख दिए कि Cu जो है वो रिड्यूस हो रहा है, H2O ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो गलत हो जाएगा। प्रोडक्ट साइड से कुछ भी लिखेंगे वो गलत होगा, उसको कुछ कंसिडर नहीं करना है। ओके सर। चलिए 10 मिनट टाइम बचा, 8 मिनट, हम लोग फटाफट इसको खत्म करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी कि ऑक्सीडेशन का कुछ हमारे लाइफ में अच्छा यूज भी है, कुछ बुरा यूज भी है। तो हम लोग आज एडवर्स इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, 2 पढ़ना है, एक कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब हुआ, जनरली मेटल के केस में ये होता है कि मेटल आर नोन फॉर देयर साइन, यानी चमक, एंड देयर स्ट्रेंथ। तो चमक और स्ट्रेंथ दोनों के लिए मेटल जाने जाते हैं। अगर ये दोनों किसी कारण से आपको खत्म होने लगे, एटमॉस्फेरिक जो गैसेज हैं उनके चलते या मॉइस्चर है उसके चलते, तो दैट इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल्स, यानी कि ईटिंग अप ऑफ metals due to attack of atmospheric gases like O2, CO2, hydrogen sulfide, water vapor etc. is called corrosion. इस कोरोजन का एक छोटा सा एग्जांपल है रस्टिंग, और भी एग्जांपल है, लोहे में जंग लगना एक एग्जांपल हो गया। आप सिल्वर का, चांदी का कोई गहना खरीद के ले आते हैं, एकदम चमकता है व्हाइट व्हाइट, लेकिन 6 महीने बाद वो थोड़ा काला काला हो जाता है, क्योंकि सिल्वर जो सल्फर है ये में एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसका रिएक्शन कर लेता है। आपका कॉपर का जो तांबे का तार होता है, जो हम लोग बिजली ले आते हैं पोल से, उस पे कभी कभी बोलते हैं कि वो एक क्या बोलते हैं, कुछ डिपॉजिट हो गया लेयर, कार्बन सर। कार्बन लग गया, तो वो उसको वो एक्चुअली में कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक कॉम्बिनेशन होता है। वो सर फायर फ्लाई में कौन सा केमिकल होता है? फायर फ्लाई जुगनू। यस सर। हाँ वो नहीं पता हमको, बाद में हम अगर ढूंढ पाएंगे तो बताएंगे। तो ये सब कुछ एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स, डिपोजिशन ऑफ ब्लू और ग्रीन लेयर और कॉपर आर्टिकल्स, ये सब आपको कोरोजन के एग्जांपल हैं। उनका केमिकल रिएक्शन भी दिया हुआ है, दीज ऑल आर केमिकल प्रोसेसेस। तो ये आयरन का हो गया, रस्टिंग कैसे हो रही है, ये कॉपर का हो गया कि उस पर कैसे ग्रीन कलर का कोटिंग हो रहा है, ये सिल्वर का हो गया उस पर ब्लैक कलर का कैसे ये हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है इसमें सबसे सीवियर प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने भी आपको हेवी सेटअप बने हुए हैं, चाहे वो ब्रिज हो, रेलवे ट्रैक्स हो, बिल्डिंग्स हो, वो सब में कहीं ना कहीं आयरन का या स्टील का यूज हुआ है, और उसकी अगर रस्टिंग होगी तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, तो वो सीवियर एक्सीडेंट को आपको हो सकता है उसके चलते, और उसके चलते बहुत सारे जान माल का नुकसान हो सकता है। तो इस रस्टिंग से हम लोग कैसे बचे, उसके लिए कुछ उपाय दिए हुए हैं। पहला है कि बाई पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन। जैसे आप देखते हो कि ग्रिल हम लोग खरीद के बनवा के ले आए तो उस पर पेंट मार देते हैं ताकि जंग ना लगे उस पर, क्योंकि ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो जंग नहीं लगेगा जल्दी। दूसरा क्या है, बाई ऑयलिंग और ग्रीजिंग द सरफेस ऑफ आयरन। जैसे आप दुकान से कोई टूल्स खरीदने जाओगे, हेक्सा ब्लेड, लोहे काटने वाला जो ब्लेड है, तो उस पर तो पेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर तो वो उसका जो ग्रूव्स है वो ग्रूव्स के ऊपर पेंट चढ़ जाएगा तो वो काटेगा ही नहीं लोहे को।
तो वो देखोगे कि वो जो टूल्स होते हैं वो उस पे तेल लगा होता है, तो तेल या ग्रीस लगा के भी हम लोग रस्टिंग को रोक सकते हैं। तीसरा चीज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे आपको देखोगे कि आयरन के ऊपर निकेल का कोटिंग चढ़ा दिया गया तो उससे बच जाएगा, उस पर रस्ट नहीं लगेगा। चौथा उपाय है बाई गैल्वेनाइजेशन, जिंक का मोल्टेन जिंक को पिघला के बड़े बड़े टैंक में उसका एक सोल्यूशन बना के रखा रहेगा और आयरन के आर्टिकल को उसमें डिप कर दिया जाएगा, थोड़ी देर तक छोड़ के और उस पर निकाल के ठंडा कर दिया जाएगा, तो उसके ऊपर एक आयरन के ऊपर एक पतला लेयर जिंक का चढ़ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस से भी हम लोग रस्टिंग को रोक सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? अभी तो बताया, बाय द कोटिंग ऑफ सरफेस ऑफ आयरन जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। रेंसिडिटी, जैसे सर तो पेंट करते हैं तो उसमें थिनर क्यों डालते हैं सर? वो भी बताएंगे, पहले इसको खत्म कर लेने दो, मेरे पास टाइम 4 मिनट बचा हुआ है, इसको खत्म करना जरूरी है। रेंसिडिटी यानी कि जो भी आपका फूड मटेरियल है उसमें जो ऑयल या घी या बटर जो भी यूज हुआ है, फैट जो यूज हुए हैं, उनका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो उसका स्मेल खराब होता है, फूड का क्वालिटी खराब होता है, उस पर फंगस लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन के कांटेक्ट को हटा दें उस फूड आइटम से तो हम लोग रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। उसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक ग्रीन टी, करी लीफ, जैसे आप देखे होंगे होटल में खाना खाने जाते हैं हम लोग, तो जैसे खाने को उसको क्या बोलते हैं, गार्निशिंग बोलते हैं, तो गार्निशिंग में करी के पत्ते यूज करते हैं। खाली वो गार्निशिंग सुंदर लगने के लिए नहीं है, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, तो उसके चलते क्या होगा, ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन कम होगा और वो जल्दी खराब नहीं होगा। दूसरा उपाय है, जैसे आप चिप्स का पैकेट खरीद के ला दो, फुला हुआ होता है, हम लोग बोलते हैं कि अगर फुला हुआ नहीं है तो उसको मत खरीदो, खराब हो गया वो, उसमें ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन भरा होता है। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन की तुलना में अनरिएक्टिव गैस है, लगभग अनरिएक्टिव है, तो यानी उसके रिएक्शन का रेट बहुत स्लो है ऑक्सीजन की तुलना में, इसलिए वो तो सर आइटम जल्दी खराब नहीं होगा। ये फूड बनने के मतलब तुरंत ही ये रिएक्ट करता है? नहीं, तुरंत नहीं, धीरे धीरे रिएक्शन करते रहेगा। तुरंत होगा तो पैक करते करते खराब हो जाएगा। तो ऐसे नॉर्मल जो खाना बनता है रोज, तो वैसे तो रिएक्ट करेगा, तो फिर जो बना सारा बर्बाद हो जाएगा। नहीं, अगर आप ध्यान दोगे तो गर्मी के दिनों में जो आपका फूड है, अगर उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं बने हुए खाने को, थोड़े अब दोपहर के बाद वो खट्टा हो जाता है, वो भी रेंसिडिटी हुआ, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ दिए तो टेम्परेचर वार्म हो फ्रिज में गया, रखने से क्यों फिर बच जाता है? कि टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया, फंगस, ये सब जो ग्रोथ होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उनका रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, उसका रिप्रोडक्शन रेट को लो टेम्परेचर पे वो स्लो हो जाता है, इसलिए वो ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा। खराब तो फ्रिज में भी होगा लेकिन देर से होगा। तो उनको फटाफट ये 6 पॉइंट खत्म कर लेने दो। बाई वैक्यूम पैकिंग, यानी कि उसमें कुछ नहीं रखें, एयर भी निकाल दे, नाइट्रोजन भी निकाल दे, कुछ भी नहीं, खाली फूड आइटम बस। नेक्स्ट है बाई रेफ्रिजरेशन ऑफ, एक सेकेंड, बाई रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, यानी कि फूड आइटम को फ्रिज में रख दें। नेक्स्ट है बाई कैनिंग, कैंस में भर के एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दिए ताकि उसमें एयर जाए नहीं और खराब नहीं हो जल्दी। और लास्ट है, जैसे अचार में देखोगे कि बहुत सारा नमक या जेली है तो बहुत सारा शुगर डालते हैं, वो भी आपको ऑक्सीजन से कांटेक्ट को रोकने में हेल्प करता है। अब बोलो लोग क्या क्या बोलना है। सर थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और बता दीजिए। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जैसे आपका जो फैट है वो सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन कंपाउंड जब पढ़ाएंगे थोड़ा और डिटेल में बताएंगे इसको, कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आपको वो एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा, और वो सारे जो एल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो वो फूड आइटम को डैमेज करते हैं। समझ में आई बात? जैसे आपके खाने में अल्कोहल डाल दिया जाए तो खाना खराब होगा कि नहीं होगा? होगा सर। चीनी जो है बरसात के दिनों में चीनी जो है पसीज जाती है और उससे एकदम गजीब टाइप का स्मेल आता है अल्कोहल जैसा, तो चीनी खराब हो गया, तो वो क्यों खराब हुआ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, शुगर में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट एक एल्डिहाइड कंपाउंड है, एल्डिहाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो अल्कोहल बन गया, तो अल्कोहल बन गया तो चीनी खराब हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। और किसी को कोई प्रॉब्लम?
सर करी लीव्स कैसे ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है? ग्रीन टी हो या करी लीव्स हो, ये जो ऑक्सीजन आएगा कांटेक्ट में उसको वही एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको फूड आइटम तक पहुंचने नहीं देगा। तो जब फूड आइटम तक ऑक्सीजन ज्यादा नहीं पहुंचेगा तो उसके खराब होने का, ऑक्सीडेशन होने का रेट कम हो जाएगा, वो प्रिजर्व करेगा फूड आइटम को खराब होने से। एंटीऑक्सीडेंट इसी को बोलते हैं जो ऑक्सीजन को कांटेक्ट नहीं होने दे, रोक दे। तो कांटेक्ट कैसे रोकेगा? खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा वो। सर तो बाकी दूसरा लीफ क्यों नहीं कर लेता सर? वो